हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए संजीवियस कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे सारा चीज़ पूछे जाएंगे। बहुत सारे डाउट थे, तो मैं सोचा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट तैयार करता हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं रखता हूँ, और उसके बाद क्लासेस करा देता हूँ ताकि बच्चे को जो डाउट है वो नहीं हो। सबसे पहली जो बात है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 160 मार्क्स हो गए आप, ठीक है। तो 160 मार्क्स के एग्जाम होंगे आपके, और आउट ऑफ 160 आपका जो स्कोर होगा उस बेसिस पर एंट्रेंस टेस्ट का मेरिट बनेगा। तो आज के क्लास में हम लोग 40 पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक और सेट लाऊं, प्रीवियस ईयर का ही 2023 का क्वेश्चन है वो। मैं उसे चाह रहा था कि उसे भी एक सेट बना दूं। उसमें भी 40 क्वेश्चंस टोटल हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आपके साथ रखूं, तो जिसके कारण आपका जो पढ़ाई है वो और अच्छा हो जाए। और जैसे मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे दिखा कि दोनों में काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट रिपीट हैं, और 3-4 क्वेश्चन और अलग से बनाए जा सकते हैं। मतलब करीब करीब 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 32 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं इस तरह से, अगर क्वेश्चन फिर से रिपीट किया तो मैं आप सभी को इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 5 टॉपिक का क्वेश्चन लाया हूँ। तो देखिए, काफी बच्चे होंगे जो आर्ट्स कॉमर्स से होंगे, और काफी बच्चे होंगे जो बायोलॉजी से या मैथ से अप्लाई किए होंगे। तो मैं इंग्लिश, जीके और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी लूंगा। देखिए, इंग्लिश और जीके तो सभी के पूछे जाने हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश और जीके कर लें, ताकि जितने भी आर्ट्स के बच्चे हैं उन्हें भी साथ साथ वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन देखने मिल जाएं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है। तो चलिए, इंग्लिश का क्वेश्चन को आगे मैं शुरू करता हूँ। देखिए, बहुत मेहनत से मैंने ये पीपीटी को बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो फोटो फॉर्मेट में होते हैं, फिर उसे सारा टाइप किया। टाइप करने के बाद सारा हिंदी में भी टाइप किया, उसके बाद इंग्लिश में टाइप किया, उसके बाद सारे ऑप्शंस को बनाए। ऑप्शंस को बनाने के बाद एमएस वर्ड से फिर एमएस पावर पॉइंट में सारे स्लाइड्स तैयार किए। स्लाइड तैयार करने के बाद मैं आज आपके सामने जो है क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और बहुत सारी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी इस तरह के काफी अनोखे अनोखे चीज में आपके लिए लेके आऊंगा, जो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को मैं डिजाइन किया हूँ अलग अलग, और हर एक क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि आंसर जो है नेक्स्ट पेज में रखा हूँ। तो आप लोगों को कॉपी और पेन दोनों लेके बैठना है, ताकि आप लोगों को ये एहसास हो सके कि मैं कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। और आपका जो भी स्कोर बनता है आउट ऑफ 160, मतलब जितना भी क्वेश्चन सही होता है, उसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। या मतलब किसी का अगर 40 में 30 सही होते तो 30/40 लिखोगे। अगर 25 सही होते तो 25/40, किसी के 40 में 35 सही होते तो 35/40, किसी के 40 में 40 सही होते तो 40/40 लिखोगे। तो सबसे पहले वही बोलूंगा मैं, कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना। तो चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। शायद क्वेश्चन नंबर 21 से जो है वो हमारा शुरू होता है इंग्लिश का सेक्शन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 में सीधे जंप करता हूँ। उसके बाद 1 से 20 जो है मैं कराऊंगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर है इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से इंग्लिश जीके को मैं पहले कवर कर रहा हूँ, ताकि आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी वीडियो में शुरू में सारे चीज़ों को देख लें। उसके बाद साइंस वालों के लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। द स्टूडेंट्स completed द कोर्स सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सक्सेसफुली इन दिस सेंटेंस इज क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जेरंड है, या पार्टिसिपल है? देखिए, अगर कोर्स को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली यहाँ एडवर्ब को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को। एक तरह से देखें कि जो वर्क है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और इसके कारण जो है इसका ऑप्शन होगा बी। तो आप लोग होप करता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठे होगे, और आप लोग लिख रहे होगे। सबसे पहले मेरे साथ क्वेश्चन को देख रहे होगे, फिर कॉपी में नोट कर रहे होगे, और जितना सही होता है उसको आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो सक्सेसफुली मॉडिफाइज द वर्ब
कंप्लीटेड, ओके, सक्सेसफुली जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब कंप्लीटेड को, डिस्क्राइबिंग हाउ द कोर्स वाज कंप्लीटेड, कि कैसा कोर्स कंप्लीट हुआ है, हाउ, ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कोर्स को कैसे कंप्लीट हुआ है, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था, एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आती है, तो आप लोग सबसे पहले इसे ट्राई कर लें। शी वुड नेवर डू एनीथिंग दैट डेंस अगेंस्ट हर कॉन्साइंस। देखिए, शी वुड नेवर डू एनीथिंग, वो कभी नहीं करेंगी वो सारी चीजें, दैट अगेंस्ट हर कॉन्साइंस। कॉन्साइंस यानी होता है कि जो अंदर आत्मा से जो आवाज आती है, मतलब सेल्फ फीलिंग। अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम की भावना है, तो वो क्या है, एक तरह से आपका कॉन्साइंस है। तो वही है, शी वुड नेवर डू एनीथिंग दैट अगेंस्ट हर कॉन्साइंस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर गोज होगा, क्यों गोज होगा, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होने के कारण वर्ब का जो है सी के साथ गोज का यूज होगा, और उसके कारण जो है सेंटेंस मेरा ये सही होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज हायर स्टडी। इंग्लैंड इज हियर, देखो, इंग्लैंड रहे या फिर मतलब कोई भी ऐसा रहे, इंडिया रहे या फिर हिमालय रहे या फिर यूनाइटेड स्टेट रहे, कोई भी ऐसा कंट्री का नाम रहे या फिर कोई भी रिवर का नाम रहे या फिर कोई भी आपका, एक तरह से समझ लीजिए जितने भी नेमिंग थिंग है ना, वो सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, तो इसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में। और कलेक्टिव नाउन यानी कि द्रव्यवाचक, शायद यही होता है, समूहवाचक, समूहवाचक, सॉरी। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव, कॉमन, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में मेरा पकड़ कम है, मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो माफी चाहता हूँ, कभी कभी हल्का फुल्का अगर मिस अंडरस्टैंडिंग बन जाए किसी का हिंदी में। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए प्रॉपर नाउन, आगे मैं चलता। प्रॉपर नाउन, देखिए, इंग्लैंड इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए प्लेस, है ना, एक कंट्री है, मेकिंग इट प्रॉपर नाउन, इसलिए प्रॉपर नाउन होता है। आगे बढ़ता हूँ। ही डैश इन रांची, देखिए, यहाँ पे दो तरह से आंसर हो सकता है, ही वाज भी हो सकता है, ही इज भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि आप अगर रांची में प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, है तो वाज लगाएंगे, तो यहाँ पर वाज ज्यादा ये प्रिफरेबल रहता है। तो ही वाज इन रांची, है ना, तो वही होगा। कोई किसी के बारे में बोल रहा है कि ही वाज इन रांची, मतलब वो रांची में रहता था। आगे मैं बढ़ता हूँ। आई मेट एट आई मेट हर एट सनसेट, ओके, मैं उनसे सूर्यास्त के वक्त मिला, एट सनसेट इन दिस सेंटेंस इज, हाँ, एट सनसेट, सनसेट जो आपको दिख रहा है सेंटेंस में, ये देख रहा है ना, आई मेट हर एट सनसेट। देखिए ये ना फ्रेज होता है, एट सनसेट ये एक तरह का फ्रेज होता है, ये इंग्लिश में स्टैटिक चीजें हैं। जो फ्रेजेस जो हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं, तो उसमें से एक एट सनसेट भी फ्रेज है। तो आप लोग, आई होप कि पहले ट्राई कर रहे होंगे पॉज करके, अगर आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल मॉक टेस्ट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो एग्जाम में भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। देखिए, फ्रेज है एट सनसेट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ओके, प्रीपोजिशनल, एट लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इंडिकेटिंग टाइम, टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि सनसेट का बात है। ये संजीविस कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन इज एफिलिएटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये तो सारे बच्चे ही कर दिएंगे फ्री फोकट का मार्क्स है। अगर आप जिस कॉलेज का एंट्रेंस देने आ रहे हो और उसको उस कॉलेज के बोर्ड के बारे में पता नहीं है, तो फिर आपको कॉलेज के बारे में क्या पता है ना। तो जैक रांची है। और एक क्वेश्चन आता है, 1946 जो है, ओके, 1946 में कॉलेज की स्थापना की गई है, ठीक है, सॉरी 1944 में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। 1944 संजीविस कॉलेज रांची स्टेब्लिश्ड, 1944। अब आगे क्वेश्चन जो आता है, इसका आंसर जय कराची हो गया, ओके। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है डिप्लेशन होने का मेन कारण क्या है, तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। देखिए, सीएफसी ब्रेक्स डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स इनटू इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, लीडिंग टू जोन डिप्लेशन। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है सीएफसी ओजोन मॉलिक्यूल्स को, जो ओजोन O3 होता है, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में सारा चीज दिया हुआ है, और स्ट्रेटोस्फेयर में आके वो डिप्लेशन करता है ओजोन लेयर का। व्हाट आर द
प्लान्स टू सेव इन्वायरमेंट, क्या हमारे प्लान्स होने चाहिए? क्या हम लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R आप लोग पढ़े होंगे। 3R, ओके, उसी को लिखा गया है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बहुत सही है। प्लास्टिक को यूज करना बैन इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक तरह से रिसाइकल नहीं होता है ना। आगे बढ़ता हूँ। ऑल द above ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ओके। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है? स्वदेशी यानी कि हमारे देश के द्वारा बनाया हुआ विमान वाहक पोत है ना। फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, आप लोग एक बार ट्राई करो, है ना। अगर आप लोग से नहीं बनता है फिर सॉल्यूशन देखना। तो इसका आंसर होगा आईएनएस विक्रांत, ठीक है ना। आईएनएस विक्रांत जो है हमारे देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक था, है ना। यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि आईएनएस विक्रांत इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड, ये सब सारे जो है ना डिफेंस सेक्टर के बनाने वाले कंपनीज हैं। इसमें कोचिन शिपयार्ड बहुत बड़ा कंपनी है जो भारत के लिए बहुत सारी चीजें डिफेंस सेक्टर में बनाती है। It was commissioned in 2022, okay, marking a significant milestone in Indian naval engineering and defense। देखिए एक तरह से करंट का क्वेश्चन है जीके का। आगे देखिए, द रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, क्या पानी को यूज कर सकते हैं बार बार? जरूर कर सकते हैं। क्योंकि वाटर का जो है यूज बार बार होता है, अंडरग्राउंड जाता है फिर ऊपर आता है। सोलर का बिल्कुल यूज करते हैं, सूर्य ऊर्जा हमारे पास पर्याप्त से भी ज्यादा है। हम लोग इसका सोलर एनर्जी को दे भी रहे हैं बहुत ज्यादा योगदान अभी के डेट में। विंड एनर्जी, हाँ बिल्कुल इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि विंड एनर्जी जो है हवा के प्रभाव से हम लोग बिजली बना रहे हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ओके। तो रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया ये, ऑल ऑफ द अबव सोर्सेस, सोलर, वाइंड। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूड सोलर, वाइंड एंड वाटर, यानी हाइड्रो पावर। वाटर से जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो मैं अभी बताया। दीज आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ओके। आगे बढ़ता हूँ। What is used to measure current in electric circuit? ओके, तो एमीटर इसका आंसर सिंपल है, इसमें कोई ये सोचने वाली बात नहीं है। एमीटर के बारे में कुछ बता देता हूँ, जैसे कि एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश और जीके का क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं कि इंग्लिश और जीके में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले कुछ कुछ फ्रेज पूछ दे रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रामर में थोड़ा ध्यान देना है चाहता है, ग्रामर को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, है ना। और जीके में बेसिक बेसिक चीजें आ रही हैं, रांची के बारे में थोड़ा एक दो चीजें देख लीजिएगा, और संत जेवियर्स कॉलेज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, संत जेवियर्स कॉलेज का इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। शायद एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ जाए, है ना, चांसेस रहते हैं। और 1944 में स्थापना हुआ, ये तो जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स क्वेश्चन शुरू करते हैं हमें। आगे है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना किसके लिए वैलिड होता है? कन्वेक्स के लिए, या फिर प्लेन के लिए, या फिर कनकेव के लिए, ओके, या फिर ऑल मिरर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एक तरह से देखिए, जिस तरह का भी सभी दर्पण अपने आकार के अनुसार जो है वो बदलेंगे। जिस तरह का दर्पण का आकार होगा उस तरह से हमारे जो है शेप वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप सो कि आप लोग क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो वही है, ऑल मिरर्स irrespective of their shape, explanation में है the laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection apply to all types of mirrors, plane, concave और convex, ओके। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए कितने सारे मेहनत करके मैंने वीडियो को बनाया है, हर एक चीज को हिंदी में लिखा ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश में लिखा। करीब करीब 3 दिन मुझे लग गया बनाने में, एक बार तो बनाया फिर डिलीट भी हो गया, फिर दोबारा पूरा टाइप करना पड़ा। बहुत मेहनत लगती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है मेटेलिक वायर का वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, मटेरियल पे, थिकनेस पर, शेप पर। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा है। रेजिस्टिविटी हमेशा किस पर डिपेंड करता है? तो उसका आंसर होगा मटेरियल। क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, ओके। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप,
साइज ऑफ द वायर। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज, है ना? जितने अलग अलग पदार्थ होंगे, सामग्री होंगे, उसके अलग अलग रेजिस्टिविटी पावर भी होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन कब देखा जा सकता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई में, या फिर रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज, या फिर रेडनिंग ऑफ द सन एट सनसेट? बताइए, आप लोग बताइए कि कब देखा जा सकता है, या ऑल ऑफ द अबव? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा वो तो बना लेंगे, या फिर रेफरेंस बुक को थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से देता हूँ अभी। देखिए, रेली स्कैटरिंग कॉजेज ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आप लोग पढ़े होंगे इसको। और माई स्कैटरिंग कंट्रीब्यूट टू द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसके द्वारा सनराइज और सनसेट का थ्योरी जो था दिखा गया था। तो इसके कारण ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर सही होगा। बाय द यूज ऑफ विच लेंस इज आई डिफेक्ट ऑफ प्रेसबायोपिया करेक्टेड? ठीक है ना? जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। रेस रेस बायोपिया। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि कभी किसी इंसान का, जैसे कि आपके घर में दादाजी होंगे, या फिर कोई अगल बगल अंकल होंगे जो, या फिर कोई दादाजी होंगे जिसके एज 50 या 60 क्रॉस कर गए होंगे, या फिर 70 क्रॉस कर गए होंगे। तो उनका देखिएगा आंख में ना दूर भी नहीं दिखता है, नजदीक भी नहीं दिखता है। जब दोनों नहीं दिखता है तो उनको कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं, उनको बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। समझे ना? बाइफोकल लेंस में एक चांद जैसा बना रहता है, जैसे चश्मा के नीचे एक चांद आप देखे होंगे ना, वो चांद बना रहता है उसमें। तो चांद जब आप देखिएगा ना चश्मा में, आप समझ जाइएगा उसका जो दूर का भी दिक्कत है, नजदीक का भी दिक्कत है। इसलिए इसको बाइफोकल लेंस लगता है। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, समझे ना? आगे देखिए, बाइफोकल लेंस यानी कि द्विफोकल लेंस। इट इज एन एज रिलेटेड कंडीशन वेयर द आई हैज डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं ना? नियर यानी नजदीक के वस्तु, और डिस्टेंट यानी दूर के वस्तु, दोनों में दिक्कत होता है। बाइफोकल लेंसेज करेक्टेड बोथ नियर एंड फार विजन, नजदीक और दूर सारे विजन को बाइफोकल जो है वो ठीक करता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं नहीं हो सकता। और यहाँ से आप लोग बना के एक आइडिया भी ले सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। क्योंकि जून महीने में इंट्रेंस जरूर होने वाले हैं, ठीक है ना? और बहुत जल्दी लास्ट डेट भी आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा तैयारी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स हैज द लार्जेस्ट रेजिस्टिविटी इंडेक्स? देखिए, एयर, वाटर, ग्लास या डायमंड। हम तो जान रहे हैं इसका आंसर, बहुत पुराना समय से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर तो डायमंड होगा। डायमंड का ही हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पे। आप लोग थोड़ा कमेंट में कर ये बताना कि एयर, वाटर और ग्लास जो है, इस तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है? ठीक है, हो सकता है आपके शिफ्ट में ग्लास का पूछ दे या फिर वाटर का पूछ दे। एयर वैक्यूम होता है, आपको इतना हिंट दे देता हूँ। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, एयर, वाटर और ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर नहीं पता है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डायमंड इसका सही आंसर होगा। डायमंड का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.42, नियरली। ओके, ये जो साइन होता है ये अप्रोक्स का साइन होता है, नियरली। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस लगभग अप्रोच करता है 2.42 के करीब। तो डायमंड हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नॉन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस विच मेक इट स्पार्कल सो ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। विच फिनोमेना ऑफ लाइट अकर्स बाय प्रिज्म? प्रिज्म के द्वारा कौन सा अकर होता है फिनोमेना? देखिए, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई। तो मेरे हिसाब से डिस्पर्सन ही होता है, क्योंकि देखिए डिस्पर्सन ही होता है प्रिज्म के द्वारा जो रेनबो टाइप में फॉर्म करता है, वही तो है डिस्पर्सन। देखिए, ए प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट, एक व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म, आप लोग पढ़े होंगे प्रैक्टिकल में, एक त्रिकोण जैसा या फिर स्क्वायर प्रिज्म या फिर क्यूबिकल प्रिज्म, बहुत सारे प्रिज्म होते हैं। तो उस प्रिज्म में जब आप लोग लाइट पास करते होंगे, तो लाइट जब पास करने के बाद एक लेंस आप लोगों को दिया जाता होगा, तो उसके बाद वो व्हाइट लाइट जो है वो 7 लाइट्स में इसका बदलता है।
वेवलेंथ अलग अलग होता है सबका, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ना। ये सारी चीजें जो है कुछ जानना जरूरी है, प्रैक्टिकल की चीजें हैं। द मिनिमम वाइंड वेलोसिटी टू गेट यूजफुल एनर्जी फ्रॉम द विंड मिल शुड बी, देखिए विंड मिल यानी कि पवन चक्की, पवन चक्की को चलने के लिए मिनिमम कितना ये किलोमीटर पर आवर का विंड वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग होना चाहिए, पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए ना, यानी हवा की। तो देखिए मिनिमम 10 किलोमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम तो इससे ज्यादा होगा ही, बट 10 किलोमीटर अगर यदि है तो वो जो है एनर्जी बनाने में अपना ये काम को जारी रखता है। अगर इससे कम है तो फिर ये काम नहीं करेगा। Windmills require minimum wind speed of about 10 to 15 kilometer to generate usable energy। देख रहे हैं ना, 10 to 15, 10 किलोमीटर इज टिपिकली लोअर थ्रेशोल्ड, मतलब इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। थ्रेशोल्ड यानी कि वो एक सेचुरेशन पॉइंट है, उससे नीचे अगर हो गया ना तो फिर वो काम नहीं करेगा। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट। देखिए जब सन से लाइट आता है और कहाँ पर जाता है, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये देखो मिरर, मिरर का देखिए रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स को आप लोग रिवाइज कीजिए। रे ऑप्टिक्स से देखिए काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख सकते हैं। रे ऑप्टिक्स आपका मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन जो है वो देखिए कितना सारा बना, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या है, लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ज कहाँ करता है, तो हम लोग जानते हैं फोकस, ठीक है, फोकस में कन्वर्ज करता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ए कन्वेक्स लेंस फोकसेस पैरेलल पैरेलल रे ऑफ सनलाइट टू ए सिंगल पॉइंट नोन एज फोकस। पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है और एक सिंगल पॉइंट फोकस में जाता है, विच कैन इवन बर्न पेपर, जो एक पेपर को भी बर्न करता है। हम लोग भी पहले करते थे बचपन में स्कूल में, माचिस का तिल्ली रख देते थे, सूर्य का रोशनी से लेंस को लगाते थे और लेंस से माचिस का तिल्ली भी जल जाता था। कितना शक्ति है सूर्य भगवान को रोशनी में, धरती तक हल्के में नहीं लेना है। सोलर एनर्जी से पूरा दुनिया चल रहा है ना। एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए एनर्जी से भी क्वेश्चन आया है बहुत सारा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं ना, मतलब कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सा एमसीक्यू जो है तैयार करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्या है, स्केलर है या वेक्टर या फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट भी है ना, और डायरेक्शन भी है ना। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। इससे जो है ये वेक्टर क्वांटिटी बनता है, ठीक है। तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हो गए, और उधर मैंने जीके और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन। अब जो है मैं 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के कराता हूँ, ठीक है। तो तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें। हम लोग जानते हैं जब भी इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज का पेशेंट जो है देखा जाता है। डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर जो होता है शरीर का वो बढ़ जाता है, और उसको इंसुलिन की कमी के कारण कहा जाता है। देखिए insulin is a hormone produced by the pancreas that regulates blood sugar levels. A deficiency in insulin leads to high blood sugar, ठीक है, high blood sugar resulting in diabetes। ओके, नेक्स्ट बढ़ता हूँ। आप लोग ट्राई करते रहना, ठीक है। जितने भी पीसीबी या पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी को स्किप करके एक बार देख लेना, बायोलॉजी मैथ के क्वेश्चंस तो इसमें नहीं डाले हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, फूड चेन किसमें होते हैं, तो फूड चेन के बारे में पूछा गया। तो फूड चेन देखिए सबसे पहले ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये तो नहीं हो सकता, लेदर वगैरह कहाँ आ रहा है। ग्रास, ग्रास को गॉड खाता है, सही है, और गॉड को फिर मैन, बहुत सही है, ये ऑप्शन सही है। गॉड को काव, काव तो नहीं कभी गॉड को, या फिर ग्रास, पीस, पीस भी ग्रास को नहीं। तो यानी कि बी ऑप्शन सही है, इजी क्वेश्चन था। A food chain represents the flow of energy from producers to consumers. Grass is a producer, okay. God is a primary consumer and man is a secondary consumer. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। Up to what percentage water of the world is found in sea?
विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। 97%। तो 97% अर्थ वाटर इज कंटेंट इन द ओशियन विथ द रिमेनिंग 3% बीइंग फ्रेश वाटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेश वाटर कितना है, तो 3% के अराउंड। अब है द टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ। तो थर्ड टॉपिक लेवल का, तृतीय पोषी स्तर का है, फूड चेन का टॉपिक का है। फूड चेन टॉपिक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जितने भी है, फूड चेन टॉपिक को आप लोग एक बार देख लोगे, है ना। tigers are tertiary consumer feeding on secondary consumer like deer and wild boar. Okay, next है the message hereditary characteristic like in, यानी कि जो अनुवांशिक गुणों का संदेश जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल से। ये तो इजी क्वेश्चन था। डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, नेक्स्ट है द एंथर कंटेंट्स। देखिए एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर में, और उसका जो कंटेंट है पॉलेंस होता है इसमें। ओके, यानी कि फ्लावरिंग को भी आप लोगों को थोड़ा सा देख के आना। तो pollens, the anther is part of the male reproductive organ in flowers। फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है पार्ट, और प्रोड्यूसेस pollen which contains male gametes। इसमें मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है which one of the following is a biodegradable waste। देखिए बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, कौन है? तो ये फ्लावर हो जाएंगे। फ्लावर जो होते हैं ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सेल्फ डिकम्पोजिंग होते हैं। फूल को आप कहीं भी रखते हो देखते नहीं हो, मिट्टी में मिल जाता है सही से। तो फ्लावर्स डिकम्पोज नेचुरली एंड आर बायोडिग्रेडेबल अनलाइक प्लास्टिक और मटेरियल, इनके जैसा नहीं, समझ रहे हैं? आगे देखिए कवर स्लिप शुड बी प्लेस्ड तो अबव द, कवर स्लिप जो है अबव द ऑब्जेक्ट। In microscopy, a cover slip is placed over the specimen to flatten it and protect the objective lens। objective lens protect किया जाता है और above the object को रख के। The alloy of lead tin is called। lead और tin का जो alloy है उसको सोल्डर कहते हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग ध्यान में रखें। आगे पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गेन। होमोलॉगस ऑर्गेन का एग्जाम्पल क्या है? बगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा की प्रवृत्ति, या फिर आलू और शक्करकंद, या फिर ऑक्टोपस की आंख और एक स्तनपायी, या फिर कैक्टस और यूफोरबिया, है ना। क्या होगा इसका आंसर? तो होमोलॉगस में ये आता है बगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा की प्रवृत्ति, है ना, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्टा। यानी कि अब जो आगे का क्वेश्चन है वो है, इसका एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया है कि homologous organ have a similar structure but may serve different functions indicating common ancestry। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो आता है द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीव। बेसिक क्लासिफिकेशन जो मेंडलीव का किया गया था वो किस बेसिस पर किया गया था? बताइए, आप लोग थोड़ा आंसर को लिखते रहिएगा। एटॉमिक नंबर पर, या फिर एटॉमिक डेंसिटी पर, या फिर एटॉमिक मास पर? तो एटॉमिक मास पर किया गया था, ठीक है ना। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट पर जो है मेंडलीव ने तैयार किया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस लीडिंग टू पीरियोडिक लॉ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जीरो। ग्रुप जीरो, ओके, आप लोग जानते होंगे हीलियम, है ना। हीलियम नोबल गैसेस, ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन आउट। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, वो जो है ना सारे हैं हेलोजन ग्रुप है। ओके, तो हेलोजन ग्रुप जो है ग्रुप 18 है, उसमें जो है ग्रुप जीरो एलिमेंट होता है हीलियम। ओके, आप लोग इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है प्रीवियस ईयर में, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रुप जीरो एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस, बोलो नोबल गैसेस होते हैं, एंड हीलियम इज नोबल गैस। हीलियम इज नोबल गैस है। अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन पेन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए लोहे के फ्राइंग पैन में जंग लगने से बचने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयुक्त है? ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, जिंक का यानी जस्ता का लेप लगाना। देखिए तीनों तरीके से हम लोग फ्राइंग पैन में जो है प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, देखिए कोटिंग ऑफ जिंक को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन से आगे एक क्वेश्चन बना है, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है।
अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो देखिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा गया है, तो यानी कि कार्बन का जो है दो ये होना चाहिए। कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 2 होना चाहिए, यानी कि इथीन। ओके, इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। डबल बॉन्ड जहां होता है अनसेचुरेटेड होता है। द जनरल फॉर्मूला एल्कीन, एल्केन है, एल्केन एल्केन, एल्काइन एल्केन एल्कीन है ना, यानी कि एल्केन है, एल्केन है तो यहाँ क्या CnH2n+2 में जाएगा। एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन वही है। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ सिंगल बॉन्ड। देखिए, डबल बॉन्ड रहता तो अनसैचुरेटेड होता, जो पिछला बार क्वेश्चन पूछा, यानी कि देखिए कि सबका एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस बन रहा है। हम लोग यहाँ से आंकड़ा ले सकते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड जो है चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो 2 क्वेश्चन दिख गए हैं। आउट ऑफ 10 2 क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चंस नंबर देखे जाते हैं। करीब करीब केमिस्ट्री का वेटेज में मैं बात करूँ तो 20% वेटेज है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन द थर्ड सेल ऑफ एन एटम। देखिए, इसका फॉर्मूला था 2n²। ओके, 2n²। इसको कैसे निकालेंगे? n का वैल्यू यहाँ है, ठीक, n = 3। ओके, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 और फिर इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि 18। ओके, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर बना लोगे। नेक्स्ट है, मतलब थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन 18 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है CuOH2 बनाता है CuH2O। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज किया। हाइड्रोजन लूजेज इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर, यानी कि पानी जो है फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज किया। नेक्स्ट जो है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है कोटिंग आयरन विथ जिंक का, उसको क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। मैंने पहले बोला कि गैल्वेनाइजेशन जो है जिंक कोटिंग, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि लोहे के तवे को अगर जंग से बचाना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसमें कोटिंग विद जिंक भी था, यानी कि गैल्वेनाइजेशन इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। आगे का जो क्वेश्चन है वो है एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट egg cells to give a gas that turns lime water milky, the solution content। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। ओके, एक घोल कुचले अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करने से जो गैस उत्पन्न होता है वह पानी को दूधिया कर देता है। घोल में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोराइड होता है। ओके, हाइड्रोक्लोराइड होता है। क्या होता है घोल में? हाइड्रोक्लोराइड। तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा, है ना? यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट इन एक्सेल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 है तो आगे का जो है सारे चीज तो मैंने करा ही दिए थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने पूरा करा दिए थे, और वो तो सारे देख लिए होंगे। और आप लोग कमेंट कर देना कि आपका स्कोर कितना रहा, आउट ऑफ 40 कितने सही बनाए, कितना आप लोगों ने अपने तरफ से तैयार किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि इंक्लूड करूंगा, जिससे आप लोगों का तैयारी में जो है वो किसी तरह का कमी नहीं हो। होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कहता है? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन डिजीजेस, है ना?